इस वीडियो में आपको मिलेगा ऑल गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज, वो भी सिंपल, प्रीसाइज एंड बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। चाहे रिएक्टिविटी का ही ऑर्डर क्यों ना आ जाए, इन सारे ही क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बेसिक की कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला चीज बेसिक ज्ञान है वो हमें पता होना चाहिए कि अल्केन क्या होता है। तो अल्केन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RH से, जिसका मैंने पहला एग्जांपल लिख रखा है मिथेन, और द सेकेंड थिंग इज एथेन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कई दफा कि जब भी मेरे पास कोई अल्केन होता है, अगर उसका एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देते, क्या कर देते हैं सर? अगर अल्केन से आपको अल्काइल बनाना है तो वी हैव टू रिमूव वन हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखो CH4 था, CH4 से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या मिला? CH3 बिना। इसका नाम क्या है? मिथाइल नाम है। ये था CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ 2 कार्बन था, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन हो गए तो C2 लिख लिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? H6 हो गए। तो ये लिखा है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका सर? ये है इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 CH3 बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते ये हो जाएगा मेरे पास आइसोप्रोपाइल, और दिस विल बी आइसोब्यूटाइल, एंड द नेक्स्ट वन इज टर्सरी ब्यूटाइल। ये जो कि ऐसे अल्काइल हैं जो कि सबको पता होते हैं और आपको भी पता होना चाहिए। अल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? R से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो, जो कि अभी खूब यूज होने वाला है, कि जो ये R होता है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, आगे भी खूब काम आएगा। ठीक, अगला शब्द हमारे सामने आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने एक लिया एग्जांपल, ये रहा था कार्बन और ये था नाइट्रोजन। सपोज करा मैंने कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना पड़ा है, पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये सर क्या है? ये है मीना। मीना मतलब सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच कर रखते हैं। इस वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई? तो अब आता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये मेरे पास आता है फोन। जैसा कि आप सबके पास क्या है? अभी फिलहाल फोन है। तो जो फोन होते हैं ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये कौन कौन से हैं? ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, और दिस वन इज द नाइट्रोजन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो कितनी है? 4 है, और ऑक्सीजन की ये 3.5, और नाइट्रोजन की कितनी है? 3। तो इजीली याद हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे पहले टॉप पर है, F फॉर फ्लोरीन, F फॉर 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है? 4 है। ऑक्सीजन की 3.5, और 0.5 और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप, जो कि हर बच्चे को पता होता है और आपको भी पता होना चाहिए। कभी भी आपके सामने स्ट्रक्चर आता है नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाओगे। अगर आता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से होता है। साइनाइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और ये बात भी पता होना चाहिए, साइनाइड कहाँ पाया जाता है? एप्पल के सीड में पाया जाता है। दूसरा आता है मेरे पास एसिटाइल ग्रुप, ये होता है C डबल बॉन्ड CH3। अब ये बेहद ही शानदार चीज हमारे सामने प्रस्तुत है। जैसा कि लिखा हुआ है कि पेपर में लोन पेयर दिया नहीं होगा, लेकिन आपको मन की आंखों से देखना होगा सर कि पेपर में लोन पेयर दिया नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि इन सबके पास लोन पेयर है। जैसे कि आपके सामने कभी अमोनिया आता है, तो अमोनिया के स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछोगे तो क्या बताएंगे? NH3। बट दे डोंट नो कि अमोनिया हैज अ 1 लोन पेयर। तो अमोनिया के पास क्या एक लोन पेयर है। प्राइमरी अमीन के पास भी एक लोन पेयर है, सेकेंडरी अमीन्स के पास भी एक लोन पेयर है, टर्सरी अमीन के पास भी एक लोन पेयर है। सेम गोज विथ एनिलीन, एनिसोल, हेलोअरीन्स, फिनॉल्स, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एसिड एनिलाइड। इसके पास भी लोन पेयर्स है। जितने भी नाइट्रोजन से देखो सबके पास क्या है? एक एक लोन पेयर्स है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या आता है? एमाइड आता है, और उसके बाद क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
इन सारे के ही स्ट्रक्चर्स, सबके सबके लोन पेयर्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, बनाओ, बिकॉज अभी आगे आप देख लेना खूब काम आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। कंजुगेशन वर्सेस रेजोनेंस। कंजुगेशन का बेसिक मतलब होता है एक पैटर्न का नाम है, और रेजोनेंस होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसा पैटर्न है सर? जब भी आपके स्ट्रक्चर्स में भी आपको दिखाऊंगा भी, वहां पर इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव, देन यू विल से कि देयर इज अ कंजुगेशन। कैसे बोलना है आपको पता चल गया ना? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। अगर कुछ इस प्रकार का पैटर्न ऑब्जर्व होता है देन यू विल से कंजुगेशन। अगर सिस्टम में कंजुगेशन है तो पक्का मतलब है कि रेजोनेंस भी होगा, बिकॉज रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन होना मस्ट है। तो सर रेजोनेंस क्या होता है? ये पैटर्न तो मिल जाएगा। उसके बाद होता है रेजोनेंस का मतलब होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डी लोकलाइजेशन क्या कहलाता है सर? रेजोनेंस कहलाता है। सर एक शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है, मैंने सुना है, एक लोकलाइज्ड होता है, दूसरा डी लोकलाइज्ड। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है किसी एरिया का, किसी जगह का, कहते हैं ये लोकल पर्सन है। लोकल पर्सन का मतलब हो गया वहां का निवासी है, वहीं रहता है। और दूसरा डीलोकलाइज का मतलब वहां का निवासी नहीं, कहीं और का है। तो लोकलाइज लोन पेयर का मतलब हो गया जो एक जगह अवेलेबल हो, और डीलोकलाइज लोन पेयर का मतलब जो एक जगह अवेलेबल ना हो, मतलब वो बिजी हो। तो ये आगे खूब काम आएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुका नहीं है, एक ऐसा है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको समझा दूं ताकि आप ये वाली कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि मैंने यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों लिखा है। तो देखो एक लुईस बेस नाम की चीज होती है। लुईस बेस उसे कहते हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर क्या होता है? डोनर होते हैं। अच्छा लुईस बेस वो होगा जो लोन पेयर को इजिली दे देगा। तो अच्छा लुईस बेस कौन होगा? जो लोन पेयर को इजिली दे देगा। लोन पेयर को इजिली कब दे पाएगा? जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो बिजी होगा, तो कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। इसका मतलब हुआ सर जो लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है वो इजिली अवेलेबल होगा, और अगर इजिली अवेलेबल होगा तो वो अच्छा बेस होगा। बात समझ में आ गई? दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो डबल सिंगल लोन पेयर है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में है। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो पक्का मतलब रेजोनेंस में भी होगा, बिकॉज रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन का होना मस्ट है। कॉन्जुगेशन क्या होता है सर? जैसे डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, अभी बताया था। तो अभी आपको बताया था ना कि जो लोन पेयर किस में है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में अगर हुआ तो पक्का मतलब है डीलोकलाइज्ड होगा, और डीलोकलाइज्ड अगर हुआ तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कंजुगेशन देखने को ही नहीं मिल रहा है। देखो ये प्राइमरी अमीन्स है, यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर कोई लफड़ा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला जो हमारे पास बेस होता है वो क्या होता है? अच्छा बेस होता है। इसका मतलब प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं वो बढ़िया बेस होते हैं कंपेयर टू द एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के, बिकॉज जो प्राइमरी अमीन्स एलिफेटिक होते हैं उनका जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल होता है, जबकि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनका जो लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशंस में होता है। बात समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एक है बेंजाइल अमीन, दूसरा एनिलीन। अब बेंजाइल अमीन को भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या है? डबल सिंगल सिंगल। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये भी लोन पेयर कैसा है? ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। और ये वाला देखो डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर कैसा है बताओ? ये है लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। यहाँ कंजुगेशन है, कंजुगेशन इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस भी हो जाएगा, और रेजोनेंस हो जाएगा तो लोन पेयर कैसा हो जाएगा? डीलोकलाइज्ड। और डीलोकलाइज का मतलब लोन पेयर बिजी होगा। जब लोन पेयर बिजी होगा तो सामने वाले को कैसे दे पाओगे? इसका मतलब अच्छा बेस नहीं होगा। अच्छा बेस कौन सा होता है? जो इजिली लोन पेयर को दे दे। अब ये बिजी है तो दे कैसे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए अच्छा बेस ये होगा, और ये वाला बेकार बेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एनिलीन, और दूसरा होता है एसिड एनिलाइड। अब यहाँ पर भी देखो डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पर भी तो ये लोन पेयर किसमें है? कंजुगेशन में है। तो ये जो लोन पेयर है रिंग की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ तो कंजुगेशन दो तरफ है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, और ये लोन पेयर यहाँ भी आ सकता है। कहाँ पर? नीचे की तरफ। इसका मतलब इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी दो जगह हो गई,
एक तो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ हो गई, दूसरा हो गया रिंग की तरफ। तो यही देखो मैंने लिख रखा है, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ लो। लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन वन डायरेक्शन, एक ही तरफ आ रही है सिर्फ। यहां पर देखो लोन पेयर सिर्फ एक तरफ आ रही है, टूवर्ड द रिंग, इसी लिख रखा है लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन वन डायरेक्शन, कहां पर सिर्फ एक डायरेक्शन में, दैट इज टूवर्ड द रिंग। और किधर की तरफ आ रही है, रिंग की तरफ आ रही है। इसका मतलब अगर सामने कोई लोन पेयर मांगने आता तो इसका मतलब ये लोन पेयर इजिली अवेलेबल होगा। इसका मतलब अगर लोन पेयर इजिली अवेलेबल होगा, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी और इसकी मोर एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा। एक्टिवेटिंग इफेक्ट का मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजने की जो टेंडेंसी होगी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन टू डायरेक्शंस। जैसा कि आप देख सकते हो लोन पेयर यहाँ पर दो जगह पर इन्वॉल्व है, एक कार्बोनिल ग्रुप की तरफ और दूसरा टूवर्ड द रिंग। तो यह लिखा टूवर्ड द रिंग और दूसरा टूवर्ड द कार्बोनिल ग्रुप। Hence the lone pair और नाइट्रोजन एटम इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, बिकॉज यहाँ पर जो लोन पेयर है दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। इसका मतलब होगा अगर सामने कोई व्यक्ति लोन पेयर लेने के लिए आता है तो इजिली अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही तरफ क्या है, कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसकी लेस एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा। मतलब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भेज नहीं पाएगा। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी हो जाएगी कम, किसकी, एसिड एनिलाइड की। सामने आता है अगर बेंजीन रिंग से जुड़े पहले एटम के पास लोन पेयर हुआ तो ऐसे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से नाम से जाने जाते हैं। और ये सारे के सारे ग्रुप अपने जो लोन पेयर्स होते हैं बेंजीन रिंग की तरफ प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। दैट इज वाई इनको हम लोग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये सारे ही ग्रुप करते क्या है, अपने जो लोन पेयर होते हैं बेंजीन रिंग में डोनेट करते हैं। कैसे करते हैं भी आप धीरे धीरे देख लोगे। जो पहला कंसेप्ट वो क्या है, अगर बेंजीन रिंग से जुड़े पहले एटम के पास अगर पाई बॉन्ड हुआ तो ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे और इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर ये जो हमारे पास ग्रुप होते हैं ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, ये लोग पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुल करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ये ऊपर की तरफ होता है, जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, रिंग की तरफ होता है। इसका मतलब ये सारे ग्रुप बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, बिकॉज ये सारे ही इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब खींच रहे हैं। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनको रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। रिंग डीएक्टिवेटिंग कहने के पीछे का मुख्य जो लॉजिक है वो है बिकॉज दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय द विड्रॉइंग। समझ गया ना। को अगर आपके पास कभी बेंजीन रिंग बना हो और यहाँ पर अगर कोई ग्रुप पहले से अटैच्ड हो तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो होता है, उसके बगल वाला मेटा होता है, उसके बगल वाला पैरा होता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये हमारे रेस्पेक्टिव पोजीशंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपके सामने, यू जस्ट हैव टू कीप दिस थ्री थिंग्स योर माइंड। द फर्स्ट थिंग इज, अगर हमारे पास किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती है या फंक्शन ग्रुप नहीं होता है तो हमें सिंपली चेक करना है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट होगा ज्यादा। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, या फिर यूं हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर होगा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज ब्रांचिंग। अब देखो ये मेरे पास 4 कार्बन लाइन से लिख रखे थे और 4 कार्बन में से एक कार्बन को मैंने यहां से कट डाउन करा और बीच में लटका दिया। मतलब सर जब कभी लटकन झटकन दिख जाए ना कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ, तो समझ जाना यहाँ पे ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स सर कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग की होती है। ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसका मतलब सर यहाँ देखो ब्रांचिंग है, जहां पर ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर हमारे पास फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा
देन वी हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट लाइक दिस। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आता है अल्कोहल्स, उसके बाद आता है अमीन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ईथर्स, एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद द लास्ट वन इज अल्केन। अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है, ये ध्यान रख लेना, और कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है। और ये वाला कंसेप्ट अभी कहाँ लगाने वाले हैं अभी सब बताएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो ये रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको देखना होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन देखो सब में सेम है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है। इसका मतलब हम लोग पहला लॉजिक नहीं लगा सकते, बिकॉज इन सारे ही कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइडिंग फैक्टर नंबर ऑफ कार्बन नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे? आपको पता है यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपने याद करा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद करे होंगे आपको पता होगा टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज भी इंक्रीज करती है, साइज भी इंक्रीज करता है, और मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा, मतलब आयोडीन की साइज भी सबसे ज्यादा है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो सर पहला चीज हमारा डन हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी ज्यादा। इसका मतलब जो ये दिया हुआ है ये है क्या, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, और दिस वन इज मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बिकॉज इसकी मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। बिकॉज क्यों ज्यादा हुआ, बिकॉज आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ तो ओवरऑल मिथाइल आयोडाइड का भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया। तो ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो पता है ना, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा। इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका है। तो सबसे पहले लिखा ब्रोमोमीथेन लिखा है, ब्रोमोफॉर्म लिखा है, क्लोरोमीथेन लिखा है और डाइब्रोमोमीथेन लिखा है। उम्मीद है कि नाम दिया होगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, और नहीं आता होगा तो प्लीज मेरे को बता देना। मैं इसकी स्पेशल 1 घंटे 1.5 घंटे की लाइव ले लूंगा, आपको डेफिनेटली सब समझा दूंगा। बट अभी फिलहाल तो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। तो ये ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला ये रहा, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला ये रहा, बिकॉज क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, तो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, तो Cl हटा कर Br लगा तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, तो हो जाएगा CHBr3। ये है क्लोरोमीथेन। तो CH3Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। और ये डाई ब्रोमोमीथेन का मतलब यहाँ पर 2 लिखा हो ना, दोनों H को यहाँ से हटा दो, यहाँ देखो ना लिखे डाइब्रोमो। डाइब्रोमो का मतलब यहाँ पर एक ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन और लगा दो, यहाँ से एक H हटा दो, एक ब्रोमीन और लगा दो, यहाँ पर CH2Br2 हो जाएगा, ये डाइब्रोमो मीथेन हो गया। अब एक हिंट मैंने यहाँ क्या दे रखा है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आयोडीन होता है, देखो आयोडीन का मास सबसे ज्यादा होता है, आयोडीन से कम किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। इसका मतलब मास ऑफ ब्रोमीन जो होता है ज्यादा होता है कंपेयर टू मास ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब जिस भी कंपाउंड में ब्रोमीन ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। इससे मतलब यहाँ देखो ब्रोमीन कितने हैं, इसमें ब्रोमीन 3 है और यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, 2 हैं। तो ऑब्वियसली बात 3 ब्रोमीन की मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 ब्रोमीन की। इसीलिए सबसे पहले कौन सा रहा, ब्रोमोफॉर्म, उसके बाद डाइब्रोमोमीथेन, उसके बाद कौन सा जाएगा, ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद क्लोरोमीथेन। क्यों सर, ब्रोमीन की मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए ब्रोमीन आया पहले और क्लोरीन रहा पीछे। ये रहा किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे सामने क्या है, यहां लिखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड द नेक्स्ट थिंग इज 1 क्लोरोब्यूटेन है। इसको भी अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो सबसे पहली जो चीज मेरे को समझ में आई, देखो यहाँ पर सब में प्रॉप लिखा है, यहाँ भी प्रॉप लिखा है, मतलब इन दोनों में 3-3 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है। और मैंने बताया था आपसे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर होते हैं ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा। तो पहले नंबर तो ये बात समझ में आएगा कि 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे पहले नंबर पे इधर होगा, बिकॉज हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे कम किसका होगा, ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे से बड़ा ज्यादा तो इसी का होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 4 कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन तो यहाँ पर पहले इधर से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
अब यहाँ देखो मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे देखो तीनों तीन तीन कार्बन है, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे भी, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे भी, और एक क्लोरीन यहाँ पर भी, एक क्लोरीन यहाँ पर भी है। अब मैंने कहा जब भी लटकन झटकन हो, सीधी चैन ना ब्रांचिंग हो, तो इसका मतलब देखो यहाँ ब्रांचिंग है और यहाँ ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग बढ़ जाने से क्या होता है, यहाँ देखो ब्रांचिंग बढ़ गई है और यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, देयर इज अ नो ब्रांचिंग और देयर इज अ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इंक्रीज कर जाने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। तो यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गई, इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, इसका मतलब ये जाएगा पीछे और ये आएगा आगे। तो ये लिखा है 1 क्लोरोब्यूटेन आगे क्यों है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। 1 क्लोरोप्रोपेन आगे क्यों आया, बिकॉज इसके पास कोई ब्रांचिंग नहीं है, और इसमें ब्रांचिंग है, जिसमें ब्रांचिंग हो गई उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका सही ऑर्डर क्या होगा, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। नंबर 4 हमारे सामने क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन सबको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। इसके कॉमन नेम भी मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर रखा है, बिकॉज पेपर में कॉमन नेम पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने ये नाम तो लिख दिया है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो वीडियो को पॉज करो और इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो पहले। तो ये रहा स्ट्रक्चर इनका, ठीक। उम्मीद है कि आपने सही करा होगा, और नहीं सही भी करा होगा ना तो आप प्लीज मेरे को बताना कि स्ट्रक्चर से बनाने मेरे को नहीं आता है। मैं कल ही लाइव आऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बट प्लीज एक बार अपने तरफ से ऑनेस्टली इसको करो पहले। तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये रहा। 2 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब दूसरे पोजीशन में मुझे ब्रोमीन लगाना था, तो ऑब्वियस सी बात दूसरे पे होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये रहा। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो बहुत बार बनवाया, कॉमन नेम है, तो ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। अब जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है कि नहीं, ब्रांचिंग लटकन झटकन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करा था, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करा था, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इसमें है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसी का ही होगा। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसका ही लिखा, समझ गए ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो ये रहा। और जिसकी ब्रांचिंग हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन रहा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, देन 2 ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो लिखा ब्यूटेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल और पेंटेन 1 ऑल। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। कर लिया तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सर। तो ऑब्वियस सी बात, देखो यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पर 5 कार्बन है। एक बात समझ में है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर आएगा पेंटेन 1 ऑल। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा, पेंटेन 1 ऑल, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे इस वजह से पहले नंबर पर। उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल लिखा। ब्यूटेन 2 ऑल को मैंने पीछे क्यों रखा, बिकॉज यहाँ पर होगी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कर देने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। 4 कार्बन यहाँ भी थे, 4 कार्बन यहाँ भी थे, लेकिन ये 2 पर हो गई ब्रांचिंग, मतलब दूसरी पोजीशन पर लग गया OH, इसका मतलब यहाँ पर हो गई ब्रांचिंग। ब्रांचिंग करने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई। अब ऑब्वियस सी बात, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है कंपेयर टू 3 कार्बन, तो इसीलिए 4 वाला आगे था। नेक्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल की ज्यादा एज कंपेयर टू इथेन 1 ऑल। यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन थे और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। उम्मीद है ये ऑर्डर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ये लिखा है प्रोपेन और ये लिखा है डाई मिथाइल ईथर और ये लिखा है एसिटाल्डिहाइड और दिस वन इज इथाइल एल्कोहल। तो जैसा कि मैंने आपके स्टार्टिंग में एक ऑर्डर लिख के दिया था, देखो ये रहा मेरे पास ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है एल्कोहल्स, उसके बाद आता है अमीन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ईथर्स, उसके बाद एल्काइल हैलाइड और उसके बाद अल्केन्स आते हैं। बट ये याद रखना ये मैंने कौन सी ऑर्डर लिख रखी है, ये है बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन पेपर में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछता ही है। तो इंक्रीज का मतलब समझ गए ना, इंक्रीज का मतलब हो गया जो अल्केन यहाँ पर सबसे इधर था
वो अल्केन सबसे इधर आ जाएगा। तो अल्केन ये रहा, उसके बाद डाइथाइल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल बताओ पहले नंबर पे क्यों रहा? बिकॉज एल्कोहल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी कैसे भी आपको बताता भी हूँ। इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा ना, तो वहाँ पर डैम से और बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले नंबर पर हो जाएगा कौन सा? एल्कोहल, उसके बाद हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, देन आफ्टर ईथर, उसके बाद हो जाएगा कौन सा? अल्केन। तो ये पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है यहाँ समझते हैं। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पाया जाता है जहां पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है? फोन से जुड़ा होता है। सर फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या फिर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो? नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्ड पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाएगी। ये बड़ा ही बेहद आसान और शानदार तरीका है हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए। तो सर आप कहना चाहते हो कि जो हमारे पास पानी होता है, जो ये पानी है जिसको हम लोग H2O कहते हैं, H, ये OH, क्या पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है? बिल्कुल बेटा, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। बिकॉज हियर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ फोन। फोन मतलब चाहे फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, चाहे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, चाहे नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, इन तीनों में से किसी से भी कनेक्टेड होगा ना, तो हम कहेंगे वहां पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है। पहला आता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑपरेट करता है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो विद इन द मॉलिक्यूल ऑपरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर को हम बोलते हैं सेल्फ लव। इसको मैं बोलता हूं जो खुद से प्यार करते हैं ना लोग, उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू कौन सा? इंट्रा वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटर वाला क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इंट्रा वाला कैसा है? वीकर बॉन्ड है। तो इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है और जो इंट्रामॉलिक्यूलर है वो वीकर है। अब आपको ये बात पता है कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के दोनों क्या टेम्परेचर है? मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। फिलहाल हमारा फोकस किस पे है? बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हमने कि क्या है? ये बेसिकली टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। दो सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है। ठीक है, कह दिया इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इसकी कम है और इसकी क्या है? ज्यादा है। कम और ज्यादा क्या मतलब समझ में आया सर? एक की बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक दूसरे की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब टेम्परेचर कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब टेम्परेचर कम है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। अगर मैंने कहा कि बॉन्ड स्ट्रांग हो रही है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो पक्का मतलब है ना कि आपको उस चीज को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा उस चीज को तोड़ने के लिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसके बाद आता है कि अगर मैंने कहा कि रिश्ता मजबूत है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर अगर बॉन्ड हुआ तो जल्दी चीज उड़ेगी क्या? और जब रिश्ता मजबूत होगा तो जल्दी उड़ेगा नहीं। इसका मतलब जो चीज जल्दी उड़ता है उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल और जो चीज जल्दी नहीं उड़ता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, इसका मतलब जल्दी उड़ेगा नहीं, तो इसे लिखा लेस वोलाटाइल। अब यहाँ पर रिश्ता कमजोर है क्योंकि ये खुद से ही प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। तो जो लोग सेल्फ लव करते हैं तो कोई देख रेख करने वाला होगा नहीं, तो इसका मतलब ये लोग जल्दी उड़ जाएंगे। दैट मीन्स ये मोर वोलाटाइल होते हैं। तो इंट्रा वाला मोर वोलाटाइल होता है, जल्दी उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में, और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो लेस वोलाटाइल होता है। उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट अभी देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। लिखा हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये तो पता ही होगा ना फिनॉल क्या होता है। तो फिनॉल तो पता होगा, ये देखो होता है बेंजीन, लिखो बेंजीन खोपड़ी पे लिखो होगा जिसको बोलते हैं फिनॉल। लिखा गया पैरा पे नाइट्रो। सर पैरा क्या होता है? ये ऑर्थो, ये मेटा और ये होता है पैरा। तो पैरा पे क्या लगाना? नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है सर? NO2। समझ गए ना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हो गया?
पहले फिनॉल लिखो, अब उसके बगल में ये होता है ऑर्थो, तो यहाँ पे क्या लगा देना NO2। तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर। अब कहानी कैसे लिखनी है, अब इसको जरा एक बार देख लो। जो मेरे पास ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकली लिखा, इसको मैंने बस यहाँ लिटा दिया। क्या कर दिया, इसको लिटा दिया है। अब इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना, यहाँ देखो मैंने वही बना रखा है। तो इसका मतलब मैंने लिखा है कि जो ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, दो पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग काम कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। मैंने यहाँ पर लिखा था इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कैसे काम करती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ये रहा पहला मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बॉन्डिंग का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और ये ध्यान रखना, मैंने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनती है, फोन के बीच में। H या तो O से कनेक्टेड हो, H या तो F से कनेक्टेड हो, H या फिर N से कनेक्टेड हो। यहाँ फिलहाल H किससे कनेक्टेड है, O से। हम लोग जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना हो तो ध्यान रखना उसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, बिल्कुल डार्क मत कर देना, ठीक। तो मैंने यहां लिखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल लीडिंग टू द मोर एसोसिएशन। क्योंकि यहां पर होता क्या है कि रिश्ता मजबूत बनेगा, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको बॉईल करने के लिए मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हो गई हाई। तो मैंने यही लिख रखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पैरा इन नाइट्रोफिनॉल लीडिंग टू द मोर एसोसिएशन। मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ेंगे विद अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कॉजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए ना, इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल की क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब यहां जरा देखो, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल। जल्दी क्यों उड़ जाते हैं भाई, वोलाटाइल का मतलब उड़ जाना। कोई चीज जल्दी इसलिए उड़ती होगी ना क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर क्या बोलोगे, वहां पर जो बॉन्ड होगी वो वीकर होगी। कुछ चीज जल्दी क्यों उड़ती है, क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड होती है कमजोर होती है। तो वही तो लिखा, बिकॉज जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है उसके अंदर पाया जाता है कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। आपके पूरे बुक में एक जगह ही इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, बाकी हर जगह इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। इस बात को ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे होगे। इकलौता केस है जहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का इस्तेमाल हुआ है, बाकी हर क्वेश्चन में आपको इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का ही इस्तेमाल करते हुए आंसर देना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर आपको बता रहा जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें पाई जाती है कौन सी बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब देखो मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग काम कर रही, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसका मतलब जब विद इन द मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के बीच में ही काम करने वाली बॉन्ड का नाम क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद से ही प्यार कर रहे हो तो रिश्ता कैसा होगा, वीक होगा। रिश्ता अगर वीक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होगी, टेम्परेचर मुझे कम देना पड़ेगा बिकॉज रिश्ता कैसा, वीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो पक्का मतलब हुआ वो चीज जल्दी उड़ जाएगी, जल्दी। उस क्वेश्चन हमारे सामने है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा कि आपको पता कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है RCOOH, और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो H किससे कनेक्टेड है, O से। मैंने कहा था कि जब भी H किससे कनेक्टेड हो, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, दैट मीन्स देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखा दिस इज बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर एंड एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है एज कंपेयर टू द एल्कोहल्स। और क्या फॉर्मेशन करता है, डाइमर की फॉर्मेशन करता है। डाइमर का मतलब सेम मॉलिक्यूल दो बार एसोसिएट कर जाते हैं। देखो यहाँ पर तो लिखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वेपर फेज। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका वेपर फेज में किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और इसको ब्रेक डाउन करना इतना इजी नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो ये ध्यान रख लेना, अच्छे से पढ़ लो इसको। जो मिथाइल एल्कोहल होता है वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में, तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड, देखो ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, पानी में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो सिंपल से लिखना है दिस इज बिकॉज मिथाइल एल्कोहल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर कौन सा बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज वाई मिथाइल एल्कोहल इज मिसिबल इन वाटर विथ ऑल प्रोपोर्शन। समझ गया ना।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि ईथर्स जो होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी बहुत लो होती है। सिंपल, यहाँ भी तो क्या किससे कनेक्टेड, ओ से कनेक्टेड है, तो फिर सिंपल सा जवाब वही सेम ही है। एल्कोहल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग while ethers have the very less ability to form hydrogen bonding। इस वजह से इनकी टेंडेंसी बहुत लेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, तो इस वजह से बहुत लेस सोल्यूबल है। जबकि जो एल्कोहल्स है वो मोर सोल्यूबल क्यों है, बिकॉज इसके पास ज्यादा टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि जो इथाइल अमीन होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू द एनिलीन। एनिलीन कम सोल्यूबल होता है, इथाइल अमीन ज्यादा सोल्यूबल होता है। इसके पीछे की बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बुद्धि लगाओगे क्या? हाँ बिल्कुल लगाना, लेकिन कैसे बताता हूँ। ये देखो जो इथाइल अमीन है ये बहुत छोटा सा होता है। ये जो इथाइल अमीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल वाला पार्ट है, बहुत स्मॉल है। और जबकि यहाँ पर जो बेंजीन वाला पार्ट है ये क्या है, बड़ा ही लार्ज है। तो ये लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और जबकि ये स्मॉल ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर लार्ज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना जल्दी फॉर्मेशन होगा और जितना स्ट्रांग फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस बात है रिश्ता उतना अच्छा बनेगा, रिश्ता जितना मजबूत बनेगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी हो जाएगी ज्यादा। तो लिखा गया इथाइलामीन ड्यू टू स्मॉल एल्काइल ग्रुप इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर इंटरमोलकुलर बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गेट इजिली सोल्यूबल, और इजिली क्या तो घुल जाता है। वाइल या फिर वेयर एज इन एनिलीन ड्यू टू इट्स लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन, ये जो लार्ज लिख रहा है, रिंग्स प्रिवेंट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लार्ज ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है। बात समझ में आ गई ना। बोला गया जो अमीन होते हैं वो कम सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एल्कोहल्स पता ना, देखो ये है आर और ये ओ और ये रहा एच, एल्कोहल्स ये रहा। अमीन्स का मतलब हो गया, मैंने लिखा आर, ये एन और एच दो बार लिख दिया, NH2 को थोड़ा इस प्रकार समझ लिया। स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि देखो ये जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, सबसे नंबर 1 पर कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो इन दोनों में से किसी में तो है नहीं, तो इसका मतलब फ्लोरीन वाला बुद्धि लगाना नहीं, इसको हटा दो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, जहां पर हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, या तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट फॉर्म्स मच मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो बस इसी बात को लिखा गया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन ज्यादा तगड़ा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एल्कोहल की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जबकि इन केस ऑफ एनिलीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी वीकर होगी एज कंपेयर टू द एल्कोहल। तो ये लिखा गया है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ विच एल्कोहल फॉर्म्स मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन अमीन्स। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जो अमीन्स की सोल्युबिलिटी हो जाएगी वो लेस हो जाएगी, एल्कोहल की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगला कंसेप्ट हमारे और आपके सामने है कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको एक चीज देखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड स्टेट में कितने बढ़िया तरीके से अरेंज हैं। दैट मीन्स हमें मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन करने के लिए हमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देखनी है, पैकिंग देखनी है कि जितना अच्छे से पैकिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो चलो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सोल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। अब ऑर्थो वगैरह क्या होता है अभी समझ जाओगे सब। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स एक तो होंगे नहीं ना, ऐसे बहुत सारे सेम हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होंगे। तो उनके बीच में जो हमने यहाँ पर दो किस तरीके डैश डैश कर रखा है, ये डैश डैश बता रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज्ड है, इनकी पैकिंग बहुत अच्छे से होगी। तो लिखा गया बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग टेक्स प्लेस एफिशिएंटली विच रिजल्ट इनटू हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स, इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी क्लोज पैकिंग होती है। अब जब पैकिंग बहुत बढ़िया से होगी, बहुत टाइटली होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, उसको मेल्ट करना आसान नहीं होगा। ठीक,
अगर आपसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के जो अदर्स आइसोमर्स होते हैं उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्थो वाले का, देन आता है मेटा वाले का। ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और दिस वन इज द ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दिस वन इज द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे ज्यादा किसका है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड क्लोज पैकिंग। उसके बाद पूछा कि इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है लो क्यों होती है, किसकी? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सोल्यूबिलिटी लो क्यों होती है। तो इसके पीछे लिखना है कि जो हमारे पास जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होती है उसके जो डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0। जब नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0 ने, इसका मतलब उसमें कोई पोलैरिटी है ही नहीं। तो बिकॉज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से कैसा लीस्ट सोल्यूबल है। काफी ज्ञान लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें अभी भी एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत है। कौन से एक्स्ट्रा ज्ञान सर? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। दरअसल ये लिया है मैंने एक एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। आपको ये दो ही कंपाउंड लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन। अब यहाँ पे करते क्या है, ये जो मेरे पास HCN दिया हुआ आपको पता है HCN पर ये H होता है पॉजिटिव और CN पर होता है नेगेटिव, H पर होता है पॉजिटिव और CN पर होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेकडाउन करना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पर आएगा चार्ज पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ही तो आता है। इस वजह से इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। अब कहानी की जो अच्छी चीज है ना वो क्या है कि लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है सर? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाला अटैक कहाँ करता है? नेगेटिव वाला अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर पर। तो ठीक है सर, तो ये जो है मेरे पास CN माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पर। ये रहा CN कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रकार की समस्या है। हमने पूछा बेटा क्या समस्या है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जो मेरे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो R होते हैं, ये जो R होते हैं ये प्लस I इफेक्ट कॉज करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं सर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं सर, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। तो सर भेजेंगे कहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है इधर ही भेजेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप है। ये लोग कर क्या रहे हैं सर? ये लोग कर क्या रहे हैं बता दीजिए सर। बेटा बेसिकली देखो ये लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कार्बन पर, ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप कर क्या रहे हैं? जिस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर दे रहे हैं। कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का मतलब नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर रहे हैं और नेगेटिव देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना पॉजिटिव चार्ज कम ही होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, वो कम हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा कम होता है, यहाँ कुछ ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ ज्यादा कम क्यों होता है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम नहीं हो पाता है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव की पसंद ही होती है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला खट्टाक से अटैक कर देगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप होता है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इजिली अटैक नहीं कर पाता है। क्या रिएक्शन क्या बनी है, प्रोडक्ट क्या बना है, उसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो कार्बन था वहां पर CN जाकर अटैच्ड हो गया और जो ये ऑक्सीजन था उस पर जाकर H अटैच्ड हो गया और डबल को कर देना सिंगल। जो डबल है उसको कर देना सिंगल और ये जो कार्बन था उस पर चिपका देना CN और यहाँ बन गया साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पर साइनाइड और एक ही कार्बन पर OH किस नाम से जाना जाता है सर? साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई है जब ये हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन करता है इधर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ये बात पता होना चाहिए, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है,
कीटोन कम रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों है, बात समझा दिया मैंने। अब इसी बात को चलो अच्छे तरीके से जो लिखा है उसको पढ़ लो एक बार। एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैंने बताया यहाँ पर कि जो R होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। देखो इसीलिए एरो मैंने ऐसे बना रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है। लिखा इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ वन अल्काइल ग्रुप एंड लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर जो R होता है ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस या फिर ज्यादा बल्किनेस कॉज नहीं करता, बिकॉज एक ही R है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप विल बी मोर। मैंने कहा था ना एल्डिहाइड पे देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, कीटोन पर पॉजिटिव चार्ज कम है। क्यों? बिकॉज यहाँ दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। एक लोग करेंगे क्या, जितने भी ये R है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ऑन द कार्बन एटम रिड्यूस कर जाएगा। यही बात लिखी है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप विल बी मोर एज कंपेयर टू कीटोन्स। एल्डिहाइड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और कीटोन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चीज है उसकी पसंद क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा नेगेटिव उतनी जल्दी अटैक करेगा। तो यही लिखा गया है यहाँ पर एज कम्पेयर टू कीटोन्स, बिकॉज ऑफ विच अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी इजियर इन केस ऑफ एल्डिहाइड। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इजिली होगा। इसी बात को देखो मैंने यहाँ पे हिंट में भी लिख रखा नीचे, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल विल बी मोर, रिएक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा ज्यादा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब यहाँ वाले बात पढ़ लो, जो एल्डिहाइड होते फॉर्म एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद एल्डिहाइड थोड़ा कम होता है, कीटोन उससे भी कम होता है। बिकॉज यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड में कोई भी रिलीजिंग ग्रुप वगैरह है नहीं, तो इस वजह से ये क्या है, मोर रिएक्टिव हो गया। और उसके बाद ये हो गया कौन, एल्डिहाइड। समझ गया ना। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, रिएक्टिविटी। फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, देन उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। नेक्स्ट है मेरे पास कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। जब भी आपको एल्डिहाइड का क्वेश्चन आ जाए, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, एल्डिहाइड कीटोन में, तो आपको एक ही जवाब दिमाग में रखना है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम अगर ज्यादा हुआ तो मोर रिएक्टिव है। तो जैसे इसने बोला कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव, जैसे इसमें बोला एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव, इसका मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी मोर होगी, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यही सवालों के जवाब मैंने यहाँ लिख रखा। तो यहाँ पर लिखा है aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic. This is because positive charge on carbon atom decreases. रिएक्टिविटी कम हुई, क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक। दूसरा क्या लिखा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू फिनाइल रिंग। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो ये मेरे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड और दिस वन इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये काफी बल्की ग्रुप है और छोटा सा ग्रुप है। तो जो बल्की ग्रुप होते हैं वो करते क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में रुकावट पैदा करते हैं। इसी वजह से लिख रखा है ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू फिनाइल रिंग। होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से रिएक्टिविटी कैसे हो जाती है, लेस होती है। आई होप सो की बात समझ में आ गई होगी। एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करा गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं। और जैसे जैसे मैंने कहा था कि जो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर तो दो दो लग गए। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास बल्किनेस बढ़ेगी, बल्किनेस कैसे बढ़ेगी, बेंजीनिंग ज्यादा लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप का बड़ा होना। ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। इस वजह से रिएक्टिविटी इसकी बहुत हो गई कम, बिकॉज यहाँ पर
दो बल्कि ग्रुप लग गए हैं, दैट विल कॉज मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस। हमारा अगला कहानी है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। अब इसमें क्या करना होता है चलो इसको बताते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर लिया है हेलोअरिन्स का स्ट्रक्चर। तो ये है मेरे पास हेलोअरिन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोपड़ी पर होता लोन पेयर, कैसे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो लोन पेयर पहले मूव करेगा। देखो यहाँ पर लोन पेयर चेंज हो जाएगा बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर चेंज हो जाएगा लोन पेयर में। सेम कांड ऐसे करना। और स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं इसको मैं अगर नहीं आता होगा तो बनाना बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्योंकि बहुत सारे कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, बस इतना जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। और ये जो मेरे पास कहानी हुई, फिर ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर चेंज हो जाएगा बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर चेंज हो जाएगा लोन पेयर में। इसलिए जहां पर देखो एरो आएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो लोन पेयर था ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर में बन गया। फिर से ये जो मेरे पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर चेंज किस में जाएगा, ये चीज हो जाएगा लोन पेयर में। तो यहाँ स्ट्रक्चर बन गया। सेम कांड यहाँ करना है, जो ये लोन पेयर है चेंज हो जाएगा बॉन्ड पेयर में, और ये जो बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड है ये किस में चेंज हो जाएगा लोन पेयर में। अब यहाँ समस्या क्या, जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कार्बन है, बेंजीन कार्बन, और ये हेलोजन, इन दोनों के बीच में देखो डबल बॉन्ड बन गया। और आपको ये बात पता है कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। और ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनने की वजह से हेलोअरिन्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर गई पता चल गया ना। ऑब्वियस सी बात है, जब रिश्ता मजबूत होगा तो अभी जब टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शंस बिल्कुल ही स्लो डाउन कर जाएगी। आई होप सो कि आपको इनका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो टेंशन मत लेना। मेन आपका ये वाला आंसर है, आप इसको लिख कर चले आना तो आपका पूरा आंसर सही माना जाएगा। ये बना दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सोने पर सुहागा हो जाएगा। बट नहीं बनाने आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देना तो मैं आपको लाइव में भी बना के दिखा दूंगा किस तरीके से बनाते हैं, बिकॉज हम लोग को और भी कॉन्सेप्ट बताना है तो वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हेलोअरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलोअरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते देन हेलोअल्केन्स। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। अब आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, अब इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड इन हेलोअरिन्स इज नॉट इजी टू ब्रेक। जो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन हो गया। तो ये बना किस वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना क्यों, ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से। देयरफॉर हेलोअरिन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा है नहीं तो रिएक्शंस फास्ट नहीं होगी। इस वजह से क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है वो हेलोअरिन्स यूजुअली शो नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो, पहला रीजन तो ये लिख लेना, अगर ये नहीं आता है तो दूसरा रीजन भी लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। द कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड इन हेलोअरिन्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो ये हमारे पास कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हेलोअरिन्स में, ये कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड, उसके बाद आता है sp2, उसके बाद आता है sp3। तो sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है sp2 की। ये कौन सी ऑर्डर लिख रखी मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर लिख रखी है। ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से होगा क्या, कि ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा। जब इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा तो बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा या बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो इजी नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके बीच में ज्यादा क्या रहेंगे, टाइटली होल्ड रहेंगे, टाइटली हेल्ड रहेंगे। ऐसा क्यों रहेंगे, बिकॉज इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू sp3 वाले कार्बन से। तो ये आराम से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बात बताई है। ठीक है, क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो ये रिएक्शंस लेंदी है, दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेशन वो भी बड़ा ही शानदार है।
लिखा हुआ है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स दैट मीन्स एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मतलब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम लोग सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की फॉर्मेशन करते हैं, एरोमेटिक अमीन की फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलो अल्केन्स आर प्रिफर्ड ओवर हेलो अरीन्स फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स। अब क्या मतलब है ये समझ जाओगे। पहले मेरे पास होता है ये थैलीमाइड होता है, थैलीमाइड की रिएक्शन कराता है KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ, पता है ना। तो ऑब्वियस सी बात, ये देखो K प्लस OH माइनस। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि फोन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। कैसा एसिडिक है? ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा और ये नेगेटिव आएगा। H प्लस और OH माइनस पानी बनकर निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या रहेगा K, जहां पर नेगेटिव वहां पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक, ये बन गया एक सॉल्ट। ठीक, अभी जो सॉल्ट बना है इसकी रिएक्शन कराते हैं RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, या फिर बोल रहे हेलो अल्केन्स के साथ कराते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड के साथ नहीं कराते हैं। एराइल हैलाइड का मतलब यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते, ब्रोमोबेंजीन नहीं ले सकते, सिर्फ क्या लिख सकते हैं? एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। जैसे CH3Cl ले लिया, C2H5Cl ले लिया, ये ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज अभी आपने देख रखा है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा कहां पर? इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। इस बॉन्ड को, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा सर? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पेपर में आपको ये वाली बात नहीं याद आती तो मत लिखो, लेकिन ये वाला बड़ा इजी और आसान है। क्या लिख के आना है कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग एराइल हैलाइड नहीं लेते हैं, हेलो अल्केन्स को प्रीफर करते हैं। अब ये मान ले लिया। ठीक, आगे क्या होने वाला है आगे आपको उम्मीद है पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, इसको आप देख लेना। मोस्टली जो मेरा यहाँ मेन काम था वो इसको समझाना था कि हम लोग हेलो अरीन्स क्यों नहीं लेते हैं, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन क्यों नहीं लेते हैं। उसका जवाब यहाँ साफ साफ लिखा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। आंसर रीजन क्या करना है, पहला वाला वही कॉपी करना, जो ऊपर लिखा था ना वही कॉपी कर देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो वाकई शानदार और जानदार दोनों है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे लिखा देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन द सेमी कार्बोजाइड। बच्चे को तो पहले पता ही नहीं होता कि सेमी कार्बोजाइड होता क्या है। ठीक, तो इस वजह से पहला शानदार क्वेश्चन इसलिए हो गया। हाउएवर ओनली 1 NH2 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बन, लेकिन सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है। मतलब सर समझा नहीं? देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सेमी कार्बाइजाइड के साथ करा रहे हैं। तो सेमी कार्बाइजाइड का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक, नहीं पता है तो जान जाओ। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी नाइट्रोजन होते हैं हर किसी के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, जो कि CONH2 दिख रहा है ना, CONH2 जिसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, ये वाला लोन पेयर दो कंजुगेशन में है। देखो ना, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये वाला लोन पेयर किस में चला जाएगा? कंजुगेशन में चला जाएगा। ठीक, अब यहां पर जो ये वाला लोन पेयर है, कौन सा वाला? ये वाला लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल सिंगल, ना ना ना, यहाँ कंजुगेशन नहीं है। अगर कंजुगेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात, ये वाला लोन पेयर इजिली अवेलेबल होगा और ये वाला लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या कंजुगेशन में है। ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कंजुगेशन है, कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो जो लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइज्ड होगा। यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताई है होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर पानी बनकर निकल जाते हैं। ठीक, और इनके और उनके बीच में जो भी लिखा है डबल बॉन्ड के साथ चिपका दो, बस कुछ नहीं करना है। जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? सेमी कार्बाजोन। और जो रिएजेंट लिया, रिएजेंट क्या था? सेमी कार्बाजाइड था। सेमी कार्बाजाइड से क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन बन गया। कैसे बना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखा है, अभी सब कई बार बता चुका हूं, एक बार पढ़ो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला गया है कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली क्यों देते हैं एज कम्पेयर टू द बेंजीन। बेंजीन की कंपैरिजन में जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली क्यों देते हैं।
अब आपको ये बात बताना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, पता तो होगा नहीं, तो समझो आपको ये बात बताना होना चाहिए जो बेंजीन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा होती है तो बताओ उसके पास कौन अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीज अटैक करेगी। जो ये पॉजिटिव चीज होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, लवर, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस एच को यहाँ हटाता है, और ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस करना। ये एच हटेगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ई आ जाता है और ये एच यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होता क्या है, CH3 पर आता है पॉजिटिव और इस पे आता है नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात हम लोगों ने करा यही था, ये जो H था ये H यहाँ से हटता था और ये CH3 लाके जाकर चिपकता था। इसका मतलब होता था यहाँ पर बनता क्या था, टोल्यूइन बनता था, याद है टोल्यूइन, और यहाँ पर H और Cl निकल जाया करते थे। तो ये जो यहाँ पर CH3 पॉजिटिव है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम कर रहा था, बट उस बीच हम लोगों ने बात कभी चर्चा करी नहीं थी। मगर अब जान गए हम लोग कि जो बेंजीन होता है या फिर एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देना प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं सर, बिकॉज जो बेंजीन होता है या फिर अभी मैंने बात करी किसकी, एनिलीन की, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला चीज इन पर अटैक करना पसंद करेगा। पढ़ लिया ना, समझ में आ गया, उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो H2 है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। करता क्या, जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो रिंग के अंदर दे देता है, तो इसका मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो H2 ग्रुप और इंक्रीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन के मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा मतलब जो पॉजिटिव वाली चीज आएगी वो इजिली अटैक कर देगी। तो लिखा गया द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम डिलोकलाइजेस इनटू द बेंजीन रिंग दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ज्ञान दिया था ना कि बेंजीन रिंग से जुड़े पहले एटम के पास अगर लोन पेयर होता है तो क्या करता है वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन क्या होती है, फास्टर हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, दोनों ही रिएक्शंस एनिलीन परफॉर्म नहीं करता है। अब आपको पता है कि एनिलीन एक लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होता है सर, लोन पेयर डोनर को हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। एनिलीन का एक लुईस बेस है। और आपको पता है कि जब आपने एल्काइलेशन एसाइलेशन कराया था तो वहां पर AlCl3 यूज करा था। तो AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। ये एसिड ये बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट के नाम पे क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है, जो एनिलीन है, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस AlCl3 को। आपको पता है लुईस एसिड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो रिच वाले ने गरीब को दे दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, NH2AlCl3। देने वाला पॉजिटिव होता है तो क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है इस वजह से नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसने लिया है इस वजह से पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहीं से बनेगा क्वेश्चन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारा बवाला होगा। क्या लिखा गया है, एनिलीन बीइंग अ लुईस बेस रिएक्ट्स विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट दैट इज AlCl3 एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशंस, सॉल्ट बनने की वजह से, तो नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो एनिलीन का ये नाइट्रोजन था उस पर भी लोन पेयर था, अब कैसा चार्ज आ गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो कैरी पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ तो ये कैसा बन गया, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ सर, कि जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिंग के कहाँ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग ज्ञान दिया था ना कि जब भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा इसका मतलब वो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ भेजेगा, मतलब ग्रुप की तरफ भेजेगा। ठीक है, हेंस द फर्दर रिएक्शन डज नॉट अकर। तो ऑब्वियसली सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई, तो
जब ये बन गया तो आगे रिएक्शन होती ही नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एनिलीन फिडेल-ग्राफ रिएक्शन को नहीं देता है, सेम तरीके से बेंजोइक एसिड भी फिडेल-ग्राफ रिएक्शन को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? उसके पीछे की लॉजिक बिल्कुल वैसा ही कुछ है, बिकॉज यहाँ जो COOH है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्ञान दिया था, जो COOH वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की, वो सब किधर की तरफ खींचता है, वो ग्रुप की तरफ भेज देता है, बिकॉज ऑफ विच ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, नेगेटिव ना आकर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यही चीज लिखा गया, ध्यान से पढ़ लो इसको। टिल नाउ वी हैव स्टडीड सो मेनी टॉपिक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिक स्ट्रेंथ, के एंड पीके के लफड़े। तो आखिर लफड़े क्या हो इसको समझते हैं। हमारे सामने एक एसिड दिया है, तो सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एसिड क्या होते हैं, आई होप सो कि सबको पता होगा। एसिड वो सब्सटेंस हुआ करते हैं जो कि H+ फर्निश करते हैं। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि एसिड वो सब्सटेंस हुआ करते हैं जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल हमारे पास ये जो दूसरी डेफिनेशन वो काम नहीं आने वाली है। अभी फिलहाल के लोग यूज करेंगे कौन सा, गिव H+ वाला। तो ये एक एसिड है जिसने अपना प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, आफ्टर रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटॉन, जो रेस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनायनिक पार्ट या फिर बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो कोई पूछे कंजुगेट बेस क्या होता है, तो जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो एनायनिक पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव में होता है अट्रैक्शन। हमने कहा कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ ज्यादा तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला इस H+ को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब H+ आसानी से जा नहीं पाएगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस नेगेटिव को मुझे कम करना है, और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नेगेटिव को कम करना है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना पड़ेगा। नेगेटिव किस लिए है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना नहीं, इलेक्ट्रॉन को कम करना है। इसका मतलब जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस मस्ट बी स्टेबल। और नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, इसको चिपका लेगा। इसका मतलब मुझे नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर डिक्रीज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे अभी बताते हैं। मैंने बताया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। क्वेश्चन करने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान से सुन लो, बिकॉज यही सब हमारे क्वेश्चन को या तो सही करवाएंगे तो गलत करवाएंगे। तो पहला जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और ऑब्वियस ही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप यूं कह सकते हैं जिस भी एसिड की Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जब Ka की वैल्यू ज्यादा तो pKa की वैल्यू होती है कम। सर pKa क्या होता है, देखो ये होता है pKa क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka होता है। pKa क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K। दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि जो Ka है और pK है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो pKa की वैल्यू कम होगी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख रखा है, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर द एसिड। pKa की वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रॉन्गर क्या होगा, एसिड। ये सब दिमाग में इतना टेंशन लेने की बात नहीं, एक बार सुन लो, अभी क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो कंजुगेट बेस होता है कि वो स्टेबलाइज करा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। तो अब जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो जैसा कि मैंने कहा पर यहाँ पर कि ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा है ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, बार बार देखोगे क्वेश्चन करोगे सब याद हो जाएगा। सबसे टॉप नंबर पर आता है NH3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है। देन आता है नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद आता है साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा किसकी, इन चारों में से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है। और फ्लोरीन की ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट सबसे लास्ट में कौन सा आता है, फिनाइल। आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं सब इन्हीं से होने वाले हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल मत याद करना, सिर्फ इतने ही दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन सा आता है, पहला आता है एल्कोक्सी मिथाइल होता है। मिथाइल की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है, ज्यादा है, ध्यान रख लेना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर बोल सकते हो जो 3 डिग्री अल्काइल होती है
उसकी रिलीजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या रिलीजिंग पावर सर? इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज्यादा होती है किसकी? 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन उसके बाद 1 डिग्री की। तो यहाँ लिखा है अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब हो गया सर देने वाला, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ खास बात लिखी है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से लोग सर? ये जितने भी लोग हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जो ये लोग ना, चाहे ये हमारे पास 3 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 1 डिग्री हो, ये सब के सब इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ये इफेक्ट 3 कार्बन के बाद काम करना बंद कर देता है। सबको समझ नहीं आया? अभी देखो समझ में आ जाएगा, एक बार कहानी सुन लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस लेट्स रिकॉल द कंसेप्ट फर्स्ट। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये बात दिमाग में रख लेना, उसी से काम बन जाएगा। और ये ध्यान रख लेना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। 3 कार्बन के बाद ये काम करना बंद कर देता है। ये क्या? डिस्टेंस, नंबर और पावर रूल क्या है? अभी क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट क्या सीख रखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो आपको पता ही होगा ना कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NO2 हो गया, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब कैसे ग्रुप है बताओ जरा? ये सबके सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर तो सर सब में जो ClCl है सबके सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अब मैंने इसीलिए लिख रखा है देखो DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर। अब इससे क्या मतलब हुआ? मैंने कहा था जो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखो जो Cl लगा है 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यहाँ पर चौथे नंबर पर लगा है। कौन से नंबर पर? 4th नंबर पर। तो ऑब्वियस सी बात है जो Cl होगा ये ज्यादा अपना अच्छा असर कहाँ दिखाएगा? जितना कम नंबर पर लगेगा उतना अच्छा असर दिखाएगा। इसका मतलब जो क्लोरीन है दिस इज मच मोर क्लोजर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी एबिलिटी है सबसे ज्यादा कहाँ काम करेगा? जितने करीब रहेगा। इसका मतलब जो सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ? बी हो गया। कौन हो गया? बी। बी क्यों हुआ सर? बिकॉज बी बड़ा ही क्लोज है किसके? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आता कौन सा? ए और सी में। तो ऑब्वियसली बात यहाँ 3 पे है, उसके बाद कौन आएगा? सी आएगा, और उसके बाद सबसे आखिरी में कौन आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? क्योंकि हमें पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? ए। सबसे ज्यादा वाला कौन सा हो जाएगा? बी। तो इसका मतलब ये होगा मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा बी क्यों है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करीब लगा हो किसके? COOH के, वो ज्यादा होगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। कहानी तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अब एक बार इसका रीजन पढ़ लो, रीजन कैसे लिखना अगर बाय द वे पूछेगा, ठीक है। जैसे लिखा एज माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन इज डिस्टेंस डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ विच इट शोज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इन केस ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। तो ऑब्वियसली मैंने कहा था जो 2 क्लोरो पे होगा वो क्या होगा? मोर प्रोमिनेंट होगा एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन टू द कंजुगेट बेस। एक बात ध्यान रख लो, जब भी क्वेश्चन करने जाओगे और आंसर पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, तो एक बात तो हर बार लिखना है, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन टू द कंजुगेट बेस। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका कंजुगेट बेस उतना स्टेबल होगा। ये ध्यान रखना, ये बात लिखना हर बार है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बात बता ही दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखा है एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, डाइक्लोरोएसिडिक एसिड, टाइक्लोरोएसिडिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड क्या होता है सर? CH3COOH होता है। इतना तो पता होगा। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। लिखा गया है मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड मतलब एक H हटाना है और एक Cl लगा देना है। यहाँ 3 H थे ना, एक H हटाना है, एक Cl लगा देना, हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिडिक। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, इसका मतलब एक क्लोरीन लगाना है। डाइक्लोरोएसिडिक एसिड मतलब
यहाँ से 2H निकालना है और 2Cl लगा देना, तो 2 क्लोरीन लगा दिया, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर लिखा गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 क्लोरीन लगाना है, या तीनों H को हटाओ और 3Cl लगा दो, ये बन गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, DNP का क्या मतलब था, डिस्टेंस देखना था, फिर नंबर देखना है, फिर पावर देखनी है। नंबर का क्या मतलब हुआ सर, देखो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने कहा था ये क्या है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। अरे सर आपने तो अच्छी बात बता दी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ करता है। तो सर आपको पता है यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर 1 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ भाई यही लिख रखा है, देखो सबसे पहले कौन था आया, बता जरा, लिखना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डी आया, डी मतलब ये रहा, बिकॉज यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो डी पहले नंबर पर, उसके बाद सी आया, 2 क्लोरीन है, उसके बाद 1 क्लोरीन, उसके बाद एसिडिक एसिड। तो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हुआ, डी। तो लिखा एज क्लोरीन इज आंसर जरा पढ़ लो, एज क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस। ये बात भूलो मत, बार बार लिखना है क्या चीज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस, बिकॉज पेपर में नंबर नहीं कटवाने हैं ना, तो ये सब लिखना मत भूलना। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, एज अ रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, डी की होगी। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने देखा डिस्टेंस देखा, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या हमारे सामने है, 2 क्लोरोएसिटिक एसिड, 2 ब्रोमोएसिटिक एसिड और 2 फ्लोरोएसिटिक एसिड, इन सबको भी अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड लिख लो, CH3COOH, जिसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटिक एसिड, और आईपीसी नेम इथेनोइक एसिड। लेंगे 2 क्लोरोएसिटिक एसिड, इसका मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोजन है इसमें एक हाइड्रोजन हटाओ और एक जगह एक Cl लगा दो, तो ये जाएगा 2 क्लोरोएसिटिक एसिड। 2 ब्रोमो लिखा है तो ऑब्वियस बात है 1 पे ये होता है 1 और ये होता है 2, तो दूसरे नंबर पे एक H हटाना है, Br लगा देना है, एक H हटाना है और यहाँ पे F लगा देना हो जाएगा 2 फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कंपैरिजन करोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, ये वाला, बिकॉज मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरीन सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। बात समझ में आ गई। एक बात यहाँ पर पता होना चाहिए, कई बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर में, जब ये एसिड होता है अपना H+ रिलीज कर देता है, तो H+ रिलीज करने के बाद पता ना इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मैंने कहा था जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट मस्ट बी स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज कैसे होता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। समझ में आ रहा है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर खींच लेगा तो ऑब्वियसली बात मैंने कहा था कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो कम हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेगा, ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करेंगे। अब एक काम करो, जो मैंने यहाँ ज्ञान दिया है इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है बिटवीन एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, यहाँ पर मुझे समझाना क्या जरा मैं उसको आपको बताता हूँ। यहाँ देखो लिखा हुआ OH और यहाँ पे लिखा गया CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने OH। एक बात मैंने आपको कह दिया है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। हम ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट जो बेस होता है
वो स्टेबलाइज होता है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, अब सर एक बात तो मुझे समझ में आया कि जितने भी आर होते हैं, आर का मतलब समझ में आता है ना, आर का मतलब जितने भी अल्काइल होते हैं, अल्काइल, वो किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह भी काम करना कह सकते हैं, सेम ही चीज है। और ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं सर, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो सर ये बताओ, ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो होगा क्या, यहां पर जैसे H+ गया, H+ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है H+ जाता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव को इसने और इंक्रीज कर दिया, किसने, जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है दैट इज अल्काइल, दैट इज मिथाइल, ये करता क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ऑक्सीजन पर और इंक्रीज कर देता है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जितना इंक्रीज करेगा, नेगेटिव लिख देता हूं चलो, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम जितना इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस मेरा क्या हो जाएगा, और डिस्टेबलाइज होगा, डिस्टेबलाइज होगा। तो मैंने कहा था, बताओ, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज करना क्या है, नेगेटिव चार्ज को हमें कम करना है। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, कॉन्जुगेट बेस उतना क्या बनेगा, स्टेबल होगा। और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये जो मैंने बोला तो यहां लिख दिया है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन एसिटिक एसिड इट डिस्टेबलाइजेस, कौन, ये जो CH3 है इसे कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, जो कंजुगेट बेस होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। कंजुगेट बेस अगर डिस्टेबलाइज हुआ दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है इसका किसी भी प्रकार का ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से कंपैरिजन करा जाता है। इसका मतलब इसे किसी भी प्रकार का इफेक्ट माना नहीं जाता है, मतलब ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन को देता है ना इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसका मतलब हाइड्रोजन हैज नो सिग्निफिकेंट इंडक्टिव इफेक्ट टू डिस्टेबलाइज द कंजुगेट बेस, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। मतलब जो फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू किसके, एसिटिक एसिड के। क्यों, बिकॉज जो फॉर्मिक एसिड में जो मिथाइल ग्रुप है वो कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देता है। कैसे करता है मैंने बता दिया आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपैरिजन है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है, कौन सा, जो फिनाइल ग्रुप दिख रहा है ना, ये काम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हमें तो पता ही ना इलेक्ट्रॉन खींचना, तो अच्छी बात है यार, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खींचा जाएगा इसका मतलब H+ उतनी आसानी से चला जाएगा। इसका मतलब अच्छा एसिड कौन सा हुआ, बेंजोइक एसिड। जबकि यहां पर क्या करता है कि जो CH3 होता है वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा और उससे कंजुगेट बेस उतना स्टेबल बनेगा। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस ही बात है प्लस आई इफेक्ट लगा के एसिटिक एसिड इसको क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। इसका मतलब वीक हो गया और ये अच्छा हो गया बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पर जो ये वाली कहानी हो गई, ये वाला यहाँ पर देखो दोनों असर काम करते हैं। ये थोड़ा लगाता है माइनस आई और ये जो CH2 दिख रहा है तुमको, ये CH2 लगाता है हल्का सा प्लस आई लगाता है और ये लगाता है माइनस आई। तो ओवरऑल जो होता है ये बीच का बन जाता है। इसका मतलब होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज मोर। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। समझ गया ना। अब ये आपको एक ऑर्डर रिमेंबर करना है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ की है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। कॉमन सी सेंस सी बात है, जिसके नाम में ही एसिड हो भाई साहब वो तो ज्यादा अच्छा एसिड होगा ही ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड
ज्यादा बेटर एसिड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। देन उसके बाद वाटर, उसके बाद आता है एल्कोहल। ठीक, ये बात दिमाग में रख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड और मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, गिव रीजंस। अब ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसने अपना प्रोटॉन रिलीज करा तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक, अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बेसिकली शो करता है रेजोनेंस, कैसे दिखाता है, ये देखो मैंने कहा था लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, दैट मीन्स यहाँ रेजोनेंस है। अब इसका क्या होने वाला, ये देखो ये जो लोन पेयर है हो जाता है यहाँ पर, ये लोन पेयर हो जाएगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर हो जाता है लोन पेयर में, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, इस वजह से ये बन गया है। अब मैंने यहाँ लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो, बिकॉज यही चीज पेपर में तुमको लिख कर आना है। कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, although phenoxide of phenol have more number of resonating structure। कुछ समझ नहीं आया सर, फिनॉल अगर H प्लस को रिलीज करता है तो जो नेगेटिव पार्ट उसका नाम फिनॉक्साइड आयन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस को रिलीज करने के बाद जो नेगेटिव पार्ट बचता है उसका नाम कार्बोक्सिलेट होता है। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई साहब देखो मैंने बना रखा है, देखो ध्यान से। फिनॉल में देखो जो नेगेटिव चार्ज है, दो कार्बन पर डिस्पर्स है, देखो यहाँ पर ये दो कार्बन पर डिस्पर्स है, दो कार्बन पर डिस्पर्स है, ये दो कार्बन पर है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब जो फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर देखो इस तरीके से क्या मंडरा रहा है। और कार्बन क्या है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आती है, स्टार्टिंग में ज्ञान दे दिया था। और मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं। ठीक, अब यहां समझो, कहानी पढ़ रहा लिखा गया, तुम्हारा मेन आंसर यहां से शुरू है। इट इज बिकॉज टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बनाना आपको पेपर में दोनों ही है। क्यों बता रहा ना, इट इज बिकॉज टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन का दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अब एक शब्द तो याद हो गया ना, जब जब कॉन्जुगेशन होगा, जब जब कॉन्जुगेशन होगा, व्हाट यू विल राइट इट डाउन ओवर देयर, डीलोकलाइज। क्या लिखने वाले, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज्ड ओवर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। सर जो नेगेटिव चार्ज है ना, देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो नेगेटिव कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर कभी इसके ऊपर, तो यही लिखा गया है द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। वाइल इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन आप यूं कह सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। या फिर दूसरा शब्द क्या है, वाइल इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्प्रेडिंग द नेगेटिव चार्ज टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। जो यहां पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्प्रेड है बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर स्प्रेड है, इस वजह से। तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है, बट यस तुम कर सकते हो, बिकॉज मैंने एक बार समझा दिया है। इस क्वेश्चन हमारे सामने जो फिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है देन इथेनॉल। पेपर में कई बार आपको इथेनॉल लिखा नहीं मिलेगा, आपके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में आया था इथेनॉल नहीं लिखा गया था, क्या लिखा मिला था, एलिफेटिक एल्कोहल। तो बोथ आर सेम थिंग, चाहे एलिफेटिक एल्कोहल बोलो चाहे इथेनॉल बोलो, बोथ आर सेम थिंग। एक्सप्लेनेशन में चेंज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है ये फिनॉल था, फिनॉल ने अपना प्रोटॉन को रिलीज करा, तो व्हाट यू विल गेट, फिनॉक्साइड आयन। अब ये मैंने ड्रॉ कर रखे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला, मैंने क्या बताया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग अ प्रोटॉन फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन। ये बात तो सही है यार, कि जैसे ही अपना ये प्रोटॉन रिलीज करता है फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है। ठीक, विच इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अभी जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। रेजोनेंस कैसे, देखो भाई लोन पेयर सिंगल डबल, और देखो ये काम करा यार, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। वेयर द इथोक्साइड आयन्स डज नॉट शो एनी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये होता है मेरे पास C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इस ये जब अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा तो यू विल गेट C2H5O- और यहां पर होगा प्लस। इसका नाम था इथेनॉल, इसका नाम होगा इथोक्साइड।
इथोक्साइड में किसी भी प्रकार का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं पाया जाता है, जबकि यहां देखो आराम से रेजोनेंस कैसे मिल रहा है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, समझ गए ना। इसलिए मैंने कहा था एक बार स्टार्टिंग वाला बेसिक समझ गए, इसका मतलब तुम्हें अब समझ में आ जाएगा कैसे आंसर लिखना है। इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस वेयर एज इथोक्साइड आयन डज नॉट शो एनी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर किसी प्रकार का लोन पेयर सिंगल डबल वाला कोई लोचा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का कोई लॉजिक ही नहीं लगने वाला है। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल। फिनॉल तो जानते हो, नाइट्रो मतलब हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगाना था। ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल का मतलब मेथॉक्सी क्या होता है, वो सीएच3 मेथॉक्सी बोलते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको लिखवा दिया, जो NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जबकि OCH3 जो होता है जो कि मेथॉक्सी होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और मैंने क्या कहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से। इसका मतलब ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। और मोर एसिडिक क्यों हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इसका जो कंजुगेट बेस वाला पार्ट होगा ज्यादा स्टेबल बनेगा। यही बात लिखा गया, कुछ नया नहीं लिखा गया। ध्यान से पढ़ना, सारी बात में घिसी पिटी वही लिखी जो इसके पहले उन्होंने बात करी थी। लिखा गया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये नाम अलग है आई नो, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पैराक्रिसॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल है। चलो इसको मैं लिखकर बताता हूँ, ठीक है। फिनॉल हो, ऑल लगा इसका मतलब OH तो है, ऑल लगा इसका मतलब OH है, तो यहाँ पर OH लगाओ। और पैरा पोजीशन पर क्या लगाना है तुम्हें, CH3 चिपकाना है। क्या लगाना है, CH3। इसका नाम क्या है, क्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ठीक। CH3 अगर यहाँ पे लगा है तो पैराक्रिसॉल, यहाँ पे लिखा होता तो ऑर्थोक्रिसॉल, और यहाँ पे लिखा तो मेटाक्रिसॉल, ठीक। अब क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो मान लो लिख दिया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये OH हो गया। पैरा नाइट्रो मतलब यहाँ पे NO2 लगा दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। देन उसके बाद लिखा गया फिनॉल, क्या लिखा गया, फिनॉल। आपको ये बात पता है कि मैंने कहा कि जो NO2 है, NO2 कौन सा ग्रुप है, NO2 है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। CH3 कैसा है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और आप अच्छे से जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से। इसका मतलब अच्छा एसिड कौन सा इन सब में, NO2 पहले नंबर पर आएगा। इसका मतलब सर जो आएगा नाइट्रोफिनॉल जो लिखा गया है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो मोर एसिडिक होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बात समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा था NO2, इस वजह से ये मोर एसिडिक हुआ। ये भाई साहब क्या कर रहे थे, उल्टा काम गड़बड़ कर रहे थे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे, इस वजह से ये लेस एसिडिक हो गया। फिनॉल तो ऑब्वियसली बात बीच में आ जाएगा, बिकॉज इसका एज सच कोई यहाँ पर असर नहीं दिखा रहा था। नेक्स्ट आता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, और उसके बाद फिनॉल आता है। अब ये भी बिल्कुल आसान है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना जो यहाँ पर लॉजिक लगाया है। सेकंड का आंसर देखो अब क्या होगा, लिखा गया था पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल और फिनॉल। तो जैसा कि आपको पता है इथेनॉल होता है ये, फिनॉल होता है ये, और होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये। अब यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो फिनाइल है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, बताया था मैंने। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये वाला थोड़ा सा कम है। यहाँ पे दो ग्रुप, फिनाइल भी हो गया, NO2 भी हो गया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा अच्छी हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की, इसका मतलब ये अच्छा एसिड हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, थोड़ा सा और कम अच्छा एसिड हुआ। ये वाला जो R होता है, मैंने कहा था जो ये R होते हैं ये कौन सा काम करता है, प्लस आई इफेक्ट का काम करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते नहीं है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। दैट मीन्स सबसे अच्छा हो जाएगा कौन सा वाला, 4 नाइट्रोफिनॉल वाला, तो उसका फिनॉल, उसके बाद इथेनॉल वाला। समझ गया ना। देन लिखा गया है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सबसे पहले मैंने सारे स्ट्रक्चर को बना लिए हैं, नाम एक बार देख लो, नहीं बनाने आता तो एक बार देख लो कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ बना रखे हैं। तो ये 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 ट्राई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखो दो नाइट्रो ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से इसकी एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एक ही NO2 ग्रुप है, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसी वजह से थोड़ी सी कम हुई। यहाँ पर बिल्कुल NO2 नहीं तो थोड़ी सी और कम हुई। यहाँ पर ऑब्वियस बेकार क्यों है, बिकॉज OCH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एसिडिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने वाला चीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं सर। इसलिए सबसे अच्छा एसिड
ये फिर ये फिर ये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को एक बार समझ लिया है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब पहले एक बार डेफिनेशन पे चलो चलते हैं। इससे पहले आपको पता ना बेस क्या होता है? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं, जो लोन पेयर देते हैं। तो हमने एक अच्छा लुईस बेस क्या होगा? अच्छे लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर जल्दी दे दे। जो जितना जल्दी लोन पेयर देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। अब ये बात पिछली वाली कहानी की तरह ही, केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और पीकेबी की वैल्यू कम होगी। सेम कहानी है, कुछ नया नहीं है। लोअर पीकेबी होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा और ग्रेटर द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। अब वैसे बहुत अच्छा बेस कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, उसे हम बोलेंगे अच्छा बेस। लोन पेयर देना चाहता है और मैंने जो ग्रुप लगा रखा है वो लोन पेयर देने वाला ही लगा रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखा है। तो लोन पेयर कोई देना चाहता है, सपोर्ट पीछे से और मिल गया, तो इसका मतलब अब तो और इजीली अवेलेबल होगा ना ये लोन पेयर किसी को देने के लिए। इसका मतलब आप सर कहना क्या चाहते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में तो याद होगा जितने भी अल्काइल होते हैं, मिथाइल, लिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। 100 बात की एक बात ये है। तो सर पहला क्वेश्चन क्या, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले भाई प्लीज मीडियम चेक कर लेना। मीडियम ये तो दिया होगा एक्वस या तो नॉन एक्वस, बिकॉज एक्वस नॉन एक्वस आता ही क्वेश्चन का रंग रूप बदल जाएगा। अभी देख लेना कैसे। गैसियस फेज में कोई लोचा नहीं होता, तो यहाँ लिख भी सकते लोचा फ्री, चलो मैं बाद में लिख दूंगा। गैसियस फेज में कोई लोचा नहीं होता, जैसा आप सोचते हो वैसे करो। मतलब क्या हुआ सर, देखो यहाँ पर ये 3 डिग्री अमीन है, ये लिखा है मेरे पास 2 डिग्री अमीन है और ये 1 डिग्री अमीन है। क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसा कि आपको पता 3 डिग्री अमीन में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, और 2 डिग्री अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप है, और 1 डिग्री अमीन में 1 अल्काइल ग्रुप है। और हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या किसको मिल रहा है? नाइट्रोजन को मिल रहा है। इसका मतलब ये लोन पेयर इजिली किसी को दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 तरफ से मिल रहे हैं या 1 तरफ से मिल रहे हैं, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब अच्छा बेस कौन हुआ? 3 डिग्री। क्यों? 3 डिग्री अमीन इज मच मोर बेसिक बिकॉज यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कॉज करके नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, बात सेम ही है। जो स्ट्रक्चर ओपन था उसको मैंने थोड़ा सा और पैक कर दिया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो प्लीज दिमाग में रख लेना, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं अमोनिया, दिस वन इज मेथनामिन, दिस इज एन मिथाइल मेथनामिन, और दिस इज एन कॉमा एन डाई मिथाइल मेथनामिन। अगर नाम पता नहीं होगा तब फिर नहीं कर पाओगे। देखो नाम पता होना चाहिए, नाम स्ट्रक्चर समझ गया ना? जैसे ही मिथाइल अमीन का है वैसे ही इथाइल अमीन का है। उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर एलिफेटिक अमीन वर्सेस अमोनिया के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करी जा रही है। और हम जैसा कि जानते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, दैट इज अल्काइल ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ विच एलिफेटिक अमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमोनिया से ज्यादा ही होती है। और अमोनिया में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। यहाँ पर गैसियस फेज का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यहाँ लिख दिया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप इन 3 डिग्री अमीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ इथाइल ग्रुप। बिकॉज इथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ विच क्या करते हैं, तीनों ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पर इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच अवेलेबिलिटी जो होती है नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर की होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। आई होप सो कि समझ गए होंगे। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कर रहे हैं एक्वस स्टेट में, मतलब एक्वस फेज में, और ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू गैसियस फेज के। तो यू कैन नॉट लीव दिस वन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जैसे ऑर्डर लिखा है आपको एज इट इज याद करना। याद कैसे करना बताता हूँ आपको। देखो एक पहले लिखा 2 डिग्री अमीन, फिर देखो यहाँ लिखा 1 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन है। यहाँ सी देखो 3 बार लिखा ना, इसका 3 डिग्री, यहाँ 2 बार 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। याद कैसे करना है, तो इसको याद करना जैसे कि आपको पता है ना,
मम्मी कोई सामान लेके आती हैं, 2 रुपए का सामान होता है, पापा को 3 रुपए का बताती हैं, तो मम्मी से तुम एक दिन मम्मी को डांट देना, पता है ना, मम्मा तू ना 1 का 3 मत बताया कर, मतलब 1 रुपए का सामान आप 3 रुपए का मत बताया कर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, माँ याद करता हूँ, माँ, माँ मतलब हो गया मिथाइल, माँ मतलब मिथाइल। माँ तू 1 का 3 मत बताया कर, माँ तू 1 का 3 मत बताया कर, मतलब जब मेरे पास मिथाइल आएगा तो मैं शॉर्ट ट्रिक कौन सा लगाऊंगा, 2 1 3, और लास्ट में अमोनिया मेरे से पीछे ही रहेगा। इसका मतलब 2 डिग्री अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, समझ गया ना। फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया की। यहाँ पर वो सब लॉजिक मत लगाना प्लस आई इफेक्ट वाला, सीधे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा भी नहीं, आपको सिंपली ये ऑर्डर लिखकर आना है। सेम गोज विथ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, ऐसा नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। स्टार्टिंग में 2 2 तो दोनों जगह सेम ही है, यहाँ पे अदला बदली करा गया। देखो यहाँ 1 3 था तो यहाँ पर 3 आगे आ गया और 1 पीछे चला गया। और अगर जरा एक चीज गौर करना, मिथाइल देखो देखने में छोटा लगता है, छोटा होता भी है, इथाइल बड़ा है। तो ये देखो 213 213 नंबर है, और यहाँ पर 231 231 है, तो 231 बड़ा है, 213 छोटा है। तो वैसी बात है, मिथाइल याद कर लेना, इथाइल इसी को उल्टा कर देना, खासकर यहाँ 2 में बस बदलाव करना, बाकी कुछ मत बदलना। 2 डिग्री से हमेशा आगे है, यहाँ 1 3 था तो यहाँ 3 1 हो गया, समझ गए ना। ये ऑर्डर ये है किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन हमारा है एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक अमीन। अब इसको समझने के लिए देखो एक तरीका है, तो पीकेबी वैल्यूज याद कर लो, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। देखो ये एनिलीन की पीकेबी वैल्यू दे रखी 9.38, अमोनिया दे रखी 4.75 और दे रखी 3.38। पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। लोअर द वैल्यूज ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर द बेस। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया पीकेबी वैल्यूज के थ्रू कंपैरिजन करना। अब एक होता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो लोन पेयर है, मैंने कहा था डबल सिंगल लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, या फिर ये कह दो कि जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर जब डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज का मतलब लोन पेयर बिजी है, जब लोन पेयर बिजी होते हैं दैट मीन्स वो इजिली अवेलेबल नहीं होते फॉर डोनेशन। इसका मतलब एनिलीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होने की वजह से दिस इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशंस। अब इन दोनों में आ गया, इन दोनों में किसी प्रकार का रेजोनेंस तो नहीं है, बिकॉज यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर कोई लोचा वाला काम ही नहीं करना है। इसका मतलब दोनों ही लोन पेयर कैसे हो गए, लोकलाइज्ड हो गए। ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, दिस इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह स्टैटिक है, डीलोकलाइज का मतलब बिजी है। ये बिजी मतलब ये अनअवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल। अब अवेलेबल में भी हमको देखना कौन जल्दी अवेलेबल होगा। अब आपको ये बात बता, जो CH3 है ये कौन सा इफेक्ट करता है, कॉस प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है, और हाइड्रोजन कोई इफेक्ट कॉज ही नहीं करता। इसका मतलब मिथाइल अमीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, बिकॉज यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ विच द लोन पेयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। मैंने पहले आंसर लिखा था, इन दोनों कंपैरिजन में लिखा था, बाद में मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, इस वजह से आंसर आपको इन दोनों कंपैरिजन में मिलेगा। फिलहाल मैंने इस बात को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अमोनिया इज अ सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, बिकॉज इन केस ऑफ एनिलीन द लोन पेयर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस, वेयर इज इन केस ऑफ अमोनिया द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज लोकलाइज्ड। देखो 2 शब्द मैंने बताया था, यहाँ पर एक लोकलाइज्ड शब्द आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, डीलोकलाइज्ड। ठीक, बात समझ में आ गया ना। तो अमोनिया वाले केस में लोकलाइज्ड है, अमोनिया वाले केस में लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड जब भी होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्टार्टिंग में ज्ञान दिया था आपको। एनिलीन के केस में कैसा है बता जरा, एनिलीन केस में डीलोकलाइज्ड है। बात समझ में आ गई ना आपको। पीकेबी वैल्यूज ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। अगर किसी का पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, देखो यहाँ बताया था ना, पीकेबी वैल्यू अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक, पीकेबी वैल्यू ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एक बार आप खुद पढ़ लो, बार बार पढ़ूंगा तो आपका भी दिमाग का दही बनेगा। वीडियो को पॉज करो और पढ़ो, पढ़ लिया ना तब एक्सप्लेनेशन देखो। लिखा है हायर पीकेबी वैल्यूज लेसर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। ऑब्वियस सी बात है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी।
जैसा कि हम जानते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स मोर बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक अमीन। कैसे, और इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने भी देख ही लिया था। तो लिखा इन केस ऑफ एनिलीन द लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज डिलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस, ठीक, बाय रेजोनेंस। वेयर एज इन मिथाइलमीन द लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज लोकलाइज्ड, अभी बताया था ना, लोकलाइज्ड मतलब एक जगह है, बिजी नहीं है, बिजी नहीं मतलब अवेलेबल है, तो अवेलेबल होना तो अच्छा बात है ना। दैट इज इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशंस बिकॉज ऑफ द इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन केस ऑफ मिथाइलमीन इट इज मोर बेसिक। थोड़ा यहां सही कर लेना, बिकॉज ऑफ द इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन मिथाइलमीन इज मोर बेसिक। आई होप सो कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पर चेक करना मीडियम, दिख रहा है मीडियम कौन सी है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने कहा था जब भी आपके पास मिथाइल वाली चीज नजर आए ना तो आपको ऑर्डर याद करनी थी। कौन सा ट्रिक था, माँ तू 1 का 3 मत बताया कर। तो जो मैंने ऑर्डर अभी आपको याद करवाया था दैट वाज डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट पेपर में आपके कौन सा ऑर्डर आता है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही पेपर में आता है। 99% केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, 1-8% गलती से आ गया तो आ गया। तो देखो मैंने क्या बोला, आप उल्टा गिनती शुरू कर, तो माँ तू 1 का 3 मत बता, अमोनिया सबसे पीछे कर देना। इसका मतलब 2 डिग्री अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद अमोनिया की सबसे आखिर में होती है। ठीक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर खतरनाक चीज ये आएगा तो सबको रोना है, गारंटेड है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, तो मैंने कहा था पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होती है, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर बेस होगा, लिखवाया था ना, देखो लोअर पीकेबी स्ट्रॉन्गर बेस, पीकेबी की वैल्यू कम बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब यहां पर एक चीज लिख दे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब हो गया, डिक्रीज का मतलब ज्यादा से कम, तो क्या लिख रखा है, ज्यादा से कम। मोर पीकेबी से लेस पीकेबी जाना है, तो का सिंबल ऐसे होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मोर लिखते फिर लेस लिखते। डिक्रीज का मतलब ज्यादा से कम, तो मोर पीकेबी से लेस पीकेबी। मोर पीकेबी का मतलब क्या होता है, वीकर बेस, लेस पीकेबी का मतलब स्ट्रॉन्गर बेस। मैंने ऐसा क्यों लिख लिया, बिकॉज बच्चा गलती करता है, मैंने देखा है, इसलिए बेटर है कि बच्चा बिल्कुल ही बन जाओ और एकदम बच्चों वाली चीज लिख लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है मोर से लेस, तो मैंने लिख लिया मोर पीकेबी, फिर लेस पीकेबी लिख लिया। मोर पीकेबी मतलब वीकर बेस, लेस पीकेबी मतलब स्ट्रॉन्गर बेस। अब हमें ऑर्डर पता है, क्या पता है सर, कि हमें वीकर बेस लिखना है, वीकर बेस। और हम जानते हैं जो एनिलीन होता है वो वीकर बेस होता है। क्यों सर, बिकॉज जो एनिलीन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिस वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ फिर भी क्या हो गई, थोड़ी सी अच्छी। क्यों, बिकॉज ये तो लोन पेयर है, यहाँ पर जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पर आ गया 1 डिग्री आ गया, मीन 1 डिग्री था या 2 डिग्री, तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा था, 2 डिग्री वाला। याद है, याद है, याद है, दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट फेज में चाहे इथाइलमीन हो चाहे मिथाइलमीन हो, दोनों में ही क्या होता है, 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक हुआ करता है। इस वजह से देखो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गर बेस सबसे पीछे हो गया, उससे कम वाला उसके आगे हो गया, तो 1 डिग्री पहले आ गया, 2 डिग्री पीछे हो गया, बिकॉज मोर पीकेबी से लेस पीकेबी जाना था, वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस 2 डिग्री वाला होता है, 2 डिग्री से पीछे कर दिया, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद हमारे पास ये रहा, उसके बाद ये रहा। अब इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पर आता है। सारी एक्सप्लेनेशन लिख रखा है। ऑब्वियस ही बात, एनिलीन तो याद हो गया होगा। यहाँ पर जो एनिलीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, दैट मीन्स कंजुगेशन में है, तो अवेलेबल तो नहीं होगा। लोन पेयर कैसा, डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। यहाँ पर भी जो लोन पेयर है कैसा, डीलोकलाइज। क्यों, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी कहाँ पर है, डीलोकलाइज्ड है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये वाला देखो डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर सपोर्ट फिर भी कौन कर रहा है, लोन पेयर कोई लेने आएगा तो ये प्लस आई लगा के इस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इसका मतलब ये वाला फिर भी अच्छा बेस होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अब रही बात इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब इसमें तुमको पता है कि जो ये लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है ही नहीं, बिकॉज वो डबल सिंगल सिंगल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अगर कंजुगेशन है नहीं, इसका मतलब जो लोन पेयर है वो
लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब हो गया वो बिजी नहीं है, इसका मतलब सामने कोई लेने आएगा तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो कंजुगेशन, मतलब मोर बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब बढ़िया बेस ये होगा, उसके बाद ये, फिर ये, बिकॉज हमें करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कम से ज्यादा की तरफ। दिस वन इज द लेस बेसिक एंड दिस वन इज द मोर बेसिक। आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें क्वेश्चन को अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मगर ये क्वेश्चन खास क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चन एलिफेटिक एरोमेटिक सब कुछ मिक्स है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पर आंसर के थ्रू जल्दी समझाऊंगा आपको। यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है ये है एलिफेटिक अमीन, दिस वन इज आल्सो एलिफेटिक अमीन। ये वाला मोर बेसिक है बिकॉज यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप एज अ रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी किसको? नाइट्रोजन के पास। तो दैट इज वाई दिस इज मोर बेसिक। ये वाला क्यों जीतेगा? ये वाला इससे जीत क्यों गया? बिकॉज ये एलिफेटिक है। भले ही यहाँ पर एक ही आर है कोई बात नहीं, बिकॉज एलिफेटिक मीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक मीन्स। अब इसमें क्या ये एरोमेटिक क्यों है? बिकॉज यहाँ देखो बेंजीन रिंग है, और ये जो लोन पे भले यहाँ पे देखो दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, उसके बाद भी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम है बिकॉज ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। सर रेजोनेंस में कैसे? देखो ये जो रिंग बनाओगे ना ऐसे, यहाँ डबल सिंगल करोगे, और यहाँ पे क्या लिखने वाले? एन लिखोगे, उसके बाद यहाँ CH3 करने वाले और यहाँ पर भी CH3 करोगे। तो ये जो लोन पेयर किसमें है बताओ? ये लोन पेयर रेजन, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो लोन पेयर में रेजोनेंस में है, तो इसका मतलब भले ही तुमने दो प्लस आई इफेक्ट लगा दिया है लेकिन फिर भी लेस अवेलेबल होगा एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक वाला। ये तो भाई पूरा यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें तो कोई भी प्लस आई इफेक्ट सपोर्ट करने वाला सिस्टम भी नहीं है, फिर भी समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर ये एनिलीन है, यहाँ पर तो फिर भी दो लोग प्लस आई इफेक्ट लगा के इसके बेसिक स्ट्रेंथ को फिर भी इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर तो कोई प्लस आई इफेक्ट है भी नहीं, बिकॉज हम जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इस वजह से ये वाला बेसिक स्ट्रेंथ की ज्यादा थी, इसकी कम थी। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने किस तरीके से कैसे अरेंज करा है। नेक्स्ट चीज है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। फिर से दर्द दे गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, लेस से मोर। इसका मतलब लेस पीकेबी से मोर पीकेबी। लेस पीकेबी का मतलब होता है मोर बेसिक, मोर पीकेबी का मतलब होता है लेस बेसिक। मोर बेसिक का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है यार, याद तो हो गया होगा ना आपको, 2 डिग्री जो इथाइल वाले होते हैं, इथाइल अमीन्स, वो ज्यादा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होती है, इस वजह से यहाँ लगा। बस इसमें भी ऐसा ही करना है। हमने पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया, पैरा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर ये रहा, पैरा टोल्यूडिन का स्ट्रक्चर ये रहा। जैसा कि आपको बताया कि ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो दैट मीन्स हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ को कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस वजह से पैरा टोल्यूडिन मोर बेसिक हुआ, एनिलीन थोड़ा सा कम हुआ, पैरा नाइट्रो एनिलीन तो और कम बेसिक हुआ। क्यों? बिकॉज जो NO2 है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो इस वजह से ये हमारे सामने ऑर्डर निकल कर आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आई होप सो कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार की समस्या लगती है तो फील फ्री कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।